हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर अकेडमी। अचीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हर सीटेट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद है अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। उसी तैयारी को बूस्ट करने में ये वाली वीडियो आपके काम आएगी। इसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश पेडागोगी, जो कि 15 नंबर के आपके एग्जाम में आती है। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से समझ जाए, 15 नंबर आपके पक्के हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग लैंग्वेज। क्या होता है लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस फीलिंग, थॉट एंड आइडियाज़। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है जिसके ज़रिए लोग अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को और अपने आइडियाज़ को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ये क्या है? एक मीडियम है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला है लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, समझिए यहाँ पर। इट एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज के? ये एक्ट करता है संचार के माध्यम के रूप में। इट इज़ अ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। कैसा है? सिम्बॉलिक है, डायनेमिक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ अ आर्बिट्रेरी। ये सारे जो हैं इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, समझते हैं क्या है यहाँ पर इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। देखिए, एनसेफ के अकॉर्डिंग ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया इसको। एनसेफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जहाँ पर भी मल्टी लैंग्वेजिज्म, यानी कि जैसे इंडिया कंट्री है, यहाँ पर बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है। हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं। तो ऐसे जहाँ पर मल्टी लैंग्वेज यानी कि बहुभाषीय देशों में इंग्लिश जो है क्या काम करती है? ग्लोबल लैंग्वेज काम करती है, यानी कि सभी लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक लैंग्वेज जो है, कौन सी? इंग्लिश, वो काम करती है। तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्टेटस क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्टेटस क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग जो हमारी हिंदी है पहली लैंग्वेज है, यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? हिंदी है। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश है। और यहाँ पर वही बात जो हम लोगों ने अभी ऊपर समझी थी, इंग्लिश क्या है? मल्टी लैंग्वेजिज्म है, कंट्री इन ग्लोबल लैंग्वेज, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अर्जन क्या होता है, समझिए। व्हेन द लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस देन इट इज़ कॉल्ड द एक्विजिशन। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब किसी भाषा को नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, तब ये क्या हो जाता है? लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि अर्जन हो जाता है। यानी कि हम अपने एटमॉस्फेयर से किसी को बात करते हुए या किसी को कुछ कहते हुए सुनते हैं और वही चीज़ खुद भी बोलना से शुरू कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अर्जन करना, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। अगला है इसकी प्रोसेस कैसी होती है? तो अनकॉन्शियस होती है, अचेतन रूप से इसकी प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना इसको। हाँ, अगला है हमारा यहाँ पर इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ अ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में हेल्पफुल रहती है, किसकी वजह से? इनेट कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। अगला पॉइंट है हमारा लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेजेस व्हेन इट इज़ यूज्ड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। वही बात हो गई कि लर्नर एक्वायर कब करता है लैंग्वेज को? एक नेचुरल इन्वायरमेंट में। और सेकंड लैंग्वेज की बात की गई यहाँ पर, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम मोर इफेक्टिव, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है, जो कि आमतौर पर हिंदी हार्टलैंड में इंग्लिश होती है, या फिर अगर आप साउथ के स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर भी अदर उनकी पहले रीजनल लैंग्वेज आती है, बाद में इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश जब भी आप सेकंड लैंग्वेज को सीखना चाहेंगे वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी व्हेन, अगर आप उसे किस तरीके से सिखाएंगे? फैमिलियर सिचुएशन, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, एनवायरनमेंट में उसका माहौल बनाएंगे कि बच्चा आराम से चीज़ों को सुन सके, फैमिलाइज तरीके से बात कर सकें, तब हम लोग उसको बोलते हैं मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये क्या हो जाएगी? मोर इफेक्टिव हो जाएगी। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला यहाँ पर नॉम चॉम्स्की, उनके अकॉर्डिंग वो पहली बात जान लीजिए कि द फादर ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं? नॉम चॉम्स्की को बोलते हैं। इन्होंने एक डिवाइस के बारे में बात की थी जिसका नाम है लैड, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बच्चे के अंदर ऑलरेडी होती है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर के हिसाब से। देखिए यहाँ पर कहा है इन्होंने कि 5 साल तक जो एज है, बहुत 5 साल तक की एज तक ये बहुत ही एक्टिव रहता है, और इसी पीरियड को हम लोग क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 5 साल तक बहुत एक्टिव रहता है और 5 साल तक की एज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या होता है? जनरेट ग्रामर रूल्स, अपने आप ग्रामर के रूल्स को जनरेट करना। बच्चा अपने हिसाब से अपने आप भाषा और लैंग्वेज के रूल्स को सेट बना लेता है उनके। इस यूजी की मदद से बहुत सारे रूल्स को सबकॉन्शियसली जनरेट कर लेता है। यहाँ पर सिंपल समझाने के लिए हमने इस लैंग्वेज का यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रामर होता क्या है, बिल्कुल आराम से समझते हैं। पहले यूजी का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की ने दिया है। इसके अनुसार हर बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर के पैदा होता है। क्या? एक कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर जन्म से ही कि वो भाषा को सीख सकता है। यूजी क्या है? यूजी एक जन्मजात इनेट भाषा प्रणाली है जिसमें
कुछ सार्वभौमिक व्याकरणीय नियम पहले मौजूद रहते हैं। बच्चा जब किसी भाषा यानी जैसे कि हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ या मदर टंग के संपर्क में आता है तो वही पहले से मौजूद नियम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। यूजीसी कैसे काम करता है? बच्चे के दिमाग में एक लैड वही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से बच्चा भाषा को सीखता है। तो उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा कि लैड के अंदर यूजी मौजूद होता है। वातावरण में मिलने वाली भाषा जिसे हम इनपुट भी कह सकते हैं, इनपुट इन नियमों को ट्रिगर करता है। बच्चा बिना ग्रामर पढ़े सही वाक्य बनाना सीख जाता है इसी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? लैड का कौन सा? यूनिवर्सल ग्रामर मेथड। ध्यान रखना जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखो यूजीसी सभी भाषाओं के लिए कॉमन फ्रेमवर्क देता है। यूजीसी बार बार निकला, सॉरी। यूजी जो है क्या करता है, सभी भाषाओं के लिए कॉमन फ्रेमवर्क देती है। बच्चा रूल्स को सबकॉन्शियसली सीखता है। बच्चा सीखने में अनुभव से ज़्यादा इनिएट कैपेसिटी जरूरी है। यूजी यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर सेंसरी एक्सपीरियंस पर निर्भर नहीं होती है। ये सारी बातें एग्जाम में कई बार पूछी गई आपसे, ये वाली बात कई बार आ जाती है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक है हमारा लर्निंग, यानी कि हमने पढ़ लिया एक्विजिशन, अब हम देखेंगे लर्निंग। व्हेन द लैंग्वेज इज अ लर्न इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज़ नोन एज लर्निंग। मतलब सिंपल सी बात है, जब हम लोग लैंग्वेज को लर्निंग के रूप में सीखते हैं, मतलब जब हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में किसी चीज़ को सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक हुआ, टीचर सिखा रहा है, या फिर स्कूल में हम किसी माहौल में सीख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग, ठीक है। लर्निंग इज अ लैंग्वेजेज इज ऑल एक्सक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है, इंक्लूसिव प्रोसेस। लर्निंग एक मीनिंगफुल प्रोसेस होती है, मीनिंगफुल प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें हम लोग कई तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनके ज़रिए भाषा को सीखते हैं। लर्निंग इज अ डन विद द यूज़ ऑफ अ स्किल एंड प्रैक्टिस। स्किल और प्रैक्टिस के जरिए ही हम भाषा को सीख पाते हैं। ये कैसी है? कॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि चेतन प्रक्रिया है। वो कैसी थी? अनकॉन्शियस प्रोसेस थी। ध्यान रखना इसको। कौन? एक्विजिशन। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन। ये बहुत इफेक्टिव होती है जब इसको मीनिंगफुल सिचुएशन में करते हैं या फिर फैमिलियर सिचुएशन में करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्री रिक्विसाइट यानी कि पूर्व शर्त होना बहुत जरूरी है, जो कि क्या है? मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के सीखना बहुत ही मुश्किल है, तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। आगे चलते हैं। इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट आर द प्री रिक्वेस्ट फॉर द लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में ये भी चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है जब प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, यानी कि जैसे कि चार्ट वगैरह लगे हैं, और तो उससे क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है लैंग्वेज को सीखने में। आगे चलते हैं। अगला है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये समझने की बात है यहाँ पर कि अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब यहाँ पर एक्विजिशन क्या है? एक सबकॉन्शियस एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, वाइल लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा, ये सबकॉन्शियस है और ये कैसी है? कॉन्शियस प्रोसेस है। दोनों बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मदर टंग, जो हमारी मातृभाषा होती है, इज मोस्टली वाइल सेकेंड लैंग्वेज मोस्टली लर्न। यानी कि जो मदर टंग है वो मोस्टली एक्वायर की जाती है, लेकिन जो हमारी दूसरी भाषा है वो सीखी जाती है, यानी कि लर्न की जाती है। तो ध्यान रखना, मदर टंग एक्वायर्ड और सेकेंड लैंग्वेज मोस्टली लर्न। मदर टंग यानी कि नेटिव, जो लैंग्वेज हमारे घरों में बोली जाती है, हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा, उसी को हम लोग कहते हैं मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को सीखना है, जैसे कि मेनली इंडिया में वो इंग्लिश ही होती है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश को सीखना, तो उसको हम बोलेंगे टारगेटेड लैंग्वेज, ठीक है। उम्मीद है सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सीडीपी की इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, अगर आपने ना देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर किया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाइए आराम से उसको देखिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में काम आएंगे। जो लोग किसी पेपर 1 दे रहे हैं उनके लिए ईवीएस के भी हमने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले हमने हिंदी की पेडागोजी को कवर किया है, वो भी अगर आपने ना देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोबारा। ये प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेजेस टीचिंग की सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का प्रिंसिपल। इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग और लैंग्वेजेस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लर्निंग मतलब पूर्व शर्त ही होती है ये लर्निंग के लिए कि आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। बिना मोटिवेशन के तो लैंग्वेज आप सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ काम करने के लिए भाई मोटिवेशन तो होना ही चाहिए ना। इट इज़ प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। तो ये बात ध्यान रखना है इसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के बारे में। अगला है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि आपको हैबिट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा एज अ वी मास्टर अदर स्किल। जैसे कि हम दूसरी स्किल्स पर मास्टर करते हैं बार बार उसको प्रैक्टिस करके, आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिसेस दस द लैंग्वेजेस कैन आल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर द रेगुलर प्रैक्टिस। यानी इसी तरीके से हम लैंग्वेज को भी मास्टर कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द हैबिट फॉर्मेशन। अगला पॉइंट है हमारा इन मदर टंग
हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली इन मदर टंग, यानी कि जो हमारी मातृभाषा में अनकॉन्शियसली यानी अचेतन रूप से हमें एटमॉस्फेयर से ही मिल जाती है, हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। हम जहाँ पर रह रहे होते हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उसको देख करके हम लोग सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको एक कॉन्शियसली यानी कि अचेतन रूप से एक प्रॉपर जगह एक एटमॉस्फेयर को डेवलप करना पड़ेगा। हर जगह आपको नहीं वो लैंग्वेज आप एक्वायर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द इमिटेशन। इमिटेशन का प्रिंसिपल कौन से हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी। यहाँ पर क्या है देखिए, अ चाइल्ड इमिटेट हर टीचर वेरी मच, मतलब जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने टीचर की नकल बहुत करता है, उनको कॉपी करने की बहुत कोशिश करता है। तो टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए, टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। तो टीचर जो है अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रोल मॉडल बन सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर उसको किसी लैंग्वेज को सिखाना है तो बच्चे के सामने उस लैंग्वेज का बार बार प्रयोग करें, जिससे बच्चा जो है उनको कॉपी करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली से बिकम मतलब बच्चे अच्छे तरीके से सीखने में काबिल हो जाएंगे उस लैंग्वेज को। अगला है क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन्स है, रेडियो है, ये सारे जो हैं इमिटेशन में यूज़ होते हैं, ध्यान रखना इनको। अगला है प्रिंसिपल ऑफ द प्रैक्टिस एंड द ड्रिल, मतलब कि बार बार प्रैक्टिस करना या फिर अभ्यास करना, उससे हम लोग क्या सीखते हैं, कौन सा प्रिंसिपल है देखिए। इट इज़ सेड दैट द प्रैक्टिस मेक एन मैन परफेक्ट, या कहा जाता है कि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो अगर लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी हम बार बार करेंगे हैबिट का फॉर्मेशन करने के बाद, और वही हैबिट हमारी क्या बन जाएगी, प्रैक्टिस से, तो उस तरीके से हम लैंग्वेज को आसानी से सीख पाएंगे। और रिपीटिशन ऑफ अ थिंग एट अ प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन, मतलब रिपीटिशन बार बार दोहराव उसका होना बहुत ही ज़रूरी है प्रॉपर इंटरवल के बाद। कुछ समय के बाद हमको उसको बार बार दोहराना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको भूल जाएंगे। तो बार बार दोहराव से भी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। क्या होता है ओरल अप्रोच, समझिए इसको। इट इज़ अ क्विकेस्ट वे ऑफ अ लर्निंग, ये बहुत ही जल्दी सीखने का तरीका होता है। स्पीच मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न, मतलब स्पीचेस जो होती हैं वो मोटिवेट करती हैं लर्नर को भाषा सीखने के लिए। आप उसके सामने किसी लैंग्वेज को बार बार बोलिए तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा बच्चों के अंदर कि वो भी उस भाषा का प्रयोग करें। इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज शुड बी बिगिन विद द स्पीच लेसन, मतलब जब भी आप किसी पार्ट को पढ़ाएं, किसी भी लेसन की शुरुआत करें किसी चैप्टर की, तो उससे पहले एक प्रॉपर स्पीच दीजिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, और उसी लैंग्वेज का यूज़ करिए जो कि आप सिखाना चाहते हैं। अगला है स्पीच इज़ अ वेटल इन द लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे किसके, हमारे ओरल अप्रोच के। आगे चलते हैं, अगला है स्पीच मस्ट बी प्रिसाइज रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि स्पीच इंपॉर्टेंट होती है रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। यहाँ पर है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इनका नेचुरल ऑर्डर होता है। सबसे पहले बच्चा बात को सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, और फिर पढ़ता है और उसके बाद लिखता है। ये क्या है, बेसिक स्किल्स हैं किसकी, लैंग्वेज की। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग देयर शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर, इनको इसी ऑर्डर में पढ़ाया जाना चाहिए LSRW के। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सुनता है, उसके बाद में क्या करता है लैंग्वेज को, फिर वो बोलने की कोशिश करता है, देन स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी आपको कि इनका नेचुरल ऑर्डर कौन सा है। आगे है इनकी जो 4 स्किल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं जिसमें आती हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW। तो समझते हैं इनको। देखें, जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है और रीडिंग है और राइटिंग है, तो इसमें जो पहली और तीसरी वाली यानी कि लिसनिंग और रीडिंग, इनको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल, पैसिव स्किल। इसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम होता है इन द कंपेरिजन ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि दूसरी और चौथी वाली जो है उनमें थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम कर रहा होता है बच्चा। भाई आप अगर बोल रहे हैं तो कुछ आप सोच रहे होंगे, उसके बाद ही तो बोल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो स्पीकिंग वाला और राइटिंग वाला जब आप लिख रहे होंगे तब भी कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ रहा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना पड़ रहा होगा। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, प्रोडक्टिव एक्टिव एक्सप्रेसिव स्किल। ठीक है, बात समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। तो पहली और तीसरी यानी कि लिसनिंग एंड रीडिंग हमारी किसमें आ जाती है, पैसिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, जबकि दूसरी और चौथी वाली ये हमारी हो जाती है एक्सप्रेसिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, या फिर इनको हम लोग कह सकते हैं एक्टिव स्किल। तो उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा, एग्जाम में आ जाती हैं, ध्यान रखना इनको। अगला है प्राइमरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल कौन कौन से होते हैं, लिसनिंग हुई और स्पीकिंग हुई, ये दोनों किस में आती हैं, प्राइमरी स्किल भी कहा जाता है इनको। री इन्फोर्समेंट स्किल कौन सी होती है, यानी कि पुनर्बलन वाली, तो उसमें आ जाएगी हमारी स्पीकिंग और राइटिंग, बार बार बोलना और बार बार लिखना। अगला है हमारा साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ लैंग्वेजेस स्किल। तो आप जानते हैं साइकोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, LSRW। पहले लिखना होगा, लिसनिंग होगी, सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा और फिर लिखना होगा। आगे चलते हैं सब स्किल ऑफ राइटिंग। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सब स्किल्स ऑफ राइटिंग्स, जिसमें पहला हमारा है वो है ट्रांसक्राइबिंग और दूसरा है हमारा पैराफ्रेजिंग। दोनों का मतलब समझते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है ट्रांसक्राइबिंग का मतलब, देखिए ट्रांसक्राइबिंग का मतलब होता है
राइटिंग द सेम सेंटेंस एज ए गिवन, कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया उसको एज इट इज लिख देना, एग्जैक्टली लिख देना एज अ रिटन, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्राइबिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? राइटिंग द सेम मीनिंग इन द डिफरेंट वर्ड, मतलब आप उसी बात को कॉपी कर रहे हैं, लिख रहे हैं लेकिन अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पैराफ्रेजिंग। तो दोनों का मतलब ध्यान रखना, ट्रांसक्राइबिंग का मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ को कॉपी कर देना, और पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ें अपने हिसाब से लिखना, मतलब अपनी भाषा में किसी बात को लिखना। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही इज़ अ वेरी हैप्पी, ही फील्स जॉय, तो आपने थोड़ा सा बदलाव कर दिया इसमें। अगला हमारा है सब स्किल्स ऑफ अ रीडिंग। रीडिंग की सब स्किल्स कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा प्रेडिक्शन, दूसरा है हमारा इनफेरिंग। तो प्रेडिक्शन का मतलब, इनफेरिंग का मतलब क्या होता है समझते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब है गेसिंग व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट वाइल रीडिंग, मतलब आगे क्या होने वाला है, एक प्रेडिक्शन लगाना, एक अनुमान लगाना, तो उसको बोलते हैं ना प्रेडिक्शन। ये किसकी है? रीडिंग की है। पढ़ते पढ़ते मान लीजिए किसी नॉवल का हमने किसी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, मान लीजिए कोई टाइटल आपने पढ़ा स्टॉर्मी नाइट, तो इससे आप क्या वो कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि यार देयर विल बी द हैवी रेन, यहाँ पर एक भारी वर्षा की बात की गई होगी। तो टाइटल पढ़ने के बाद आपने एक पूर्वानुमान लगा लिया, उसी को बोलते हैं यहाँ पर प्रेडिक्शन। अगला है हमारा इनफेरिंग। इनफेरिंग क्या क्या मतलब होता है? देखिए, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि हिडन मीनिंग उसकी किसी भी सेंटेंस की। जैसे कि सी ओपन हर अम्ब्रेला, उसने अपना अम्ब्रेला खोला, तो उसकी हिडन मीनिंग क्या हो जाएगी? इट इज़ रेनिंग, यानी वहाँ बारिश हो रही होगी तभी से उसने अम्ब्रेला खोला। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का लगा करके उसको हम लोग बोलते हैं इनफेरिंग, अंडरस्टैंड करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगला है हमारा रीडिंग। रीडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है रीडिंग की? देखिए, पहला होता है लाउड रीडिंग, दूसरा होता है साइलेंट रीडिंग। तो समझिए, लाउड रीडिंग हम लोग करते हैं अपने जो है प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग लाउड रीडिंग का वो करते हैं। साइलेंट रीडिंग कब करते हैं? जब हमको बहुत ही तेज़ी से किसी चीज़ को पढ़ना होता है, यानी कि मतलब एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में जब हमें पढ़ना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? साइलेंट रीडिंग का यूज़ करते हैं। दोनों ही बातों को समझिए। यहाँ पर लाउड रीडिंग का मतलब है रीडिंग द टेक्स्ट अलाउड, मतलब तेजी से किसी टेक्स्ट को पढ़ना जोर आवाज़ में। आ स्टूडेंट रीड अ पैराग्राफ लाउडली इन द क्लास, इसमें क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है। जबकि साइलेंट रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग रिक्वायर्डली फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं साइलेंट रीडिंग का। स्टूडेंट रीड अ स्टोरी साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बिक्स वाला, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इनके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा है रिफर टू द एवरीडे कंजर्वेशनल लैंग्वेजेस। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यही होता है कि जो हम लोग आम तौर पर रोज़ की हमारी आम भाषा होती है, जो हम अपने आसपास में करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। आपस में बात करने की जो हमारी स्किल्स हैं, उसी को बोलते हैं बेसिक स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, जो कि क्या होती हैं? सोशल सिचुएशन में यूज़ होती हैं। कंटेक्स्ट सपोर्ट होता है, फेशियल एक्सप्रेशन सिचुएशन में हेल्प करती हैं अंडरस्टैंडिंग के, ये सारी बातें हैं इसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेवलप क्विकली, और इसमें टाइम कितना लगता है? 1 से 2 साल लग जाता है बच्चे को ये बातें सीखने में, अपने आसपास की चीज़ों में आपस में कहीं पर बात करने में, वो जो स्किल है वो डेवलप करने में उसको लगभग 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है, जैसे कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। एग्जाम्पल। अगला है हमारा सिंपल क्लासरूम कंजर्वेशन हो, तो बेसिक इज अ सर्फल लेवल फ्लुएंसी नॉट द एकेडमिक मास्टरिंग, ये बात ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछी जा सकती है। बिक्स का मतलब क्या होता है? सरफेस लेवल की फ्लुएंसी होनी चाहिए, लेकिन एकेडमिक मास्टरी बिल्कुल नहीं होती। सिंपल आपस में कंजर्वेशन, जैसा आप घर पे बात करते हैं ऐसे आप कहीं बाहर तो बात नहीं करते हैं, तो वही फ़र्क है यहाँ पर। अगला है हमारा काल्प। काल्प का मतलब क्या है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंसी, जिसमें क्या है? रिफर टू द एकेडमिक एंड द फॉर्मल लैंग्वेज। ये क्या रिफर कर रहा है? एकेडमिक और फॉर्मल लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो चीज़ें हमारी एक रेगुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें, जिसके लिए हमें जैसे स्कूल वगैरह में सिखाई जाती है, उन्हीं को हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, एकेडमिक एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। हाँ, आगे हैं इसमें कहाँ पर यूज़ होती हैं? इट यूज इन द क्लासरूम, टेक्स्ट बुक के जरिए एग्जाम्स में, और कंटेक्स्ट इज यूज टू नो लेक्चर रियल लाइफ सपोर्ट। रिक्वायर क्या करते हैं? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसमें आपको सोचना पड़ेगा तभी आप किसी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रख के बात करना पड़ेगा। इसमें क्या लगता है? लगभग 5 से 7 साल का समय लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि कितना टाइम लगता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है रीडिंग बुक, राइटिंग आंसर इन द एग्जामिनेशन, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो काल्प है वो बहुत ही नेसेसरी है फॉर द एकेडमिक सक्सेस के लिए, आपको इस भाषा को सीखना ही पड़ेगा। अब जब भी किसी ऑफिशियल काम करेंगे तो वहाँ पर आपको काल्प लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, इस स्किल का यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी लैंग्वेज का नहीं, स्किल का। अगला हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो पहला हमारा है मैक्सिज्म नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले बच्चे को आपको बताना है जो चीज़ वो जानता है। मान लीजिए कोई चैप्टर की आप शुरुआत करते हैं, उसको पढ़ाना है आपको, तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में बच्चा जो कुछ भी जानता है पहले आप वो बात बताएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे उसको सारी बातें के बारे में आपस में इंटरलिंक करते हुए पूरे चैप्टर को समझाएंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट डेट अ लर्नर इज़ नॉट अ ब्लैंक, मतलब लर्नर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको उसके बारे में अगर पता है तो उसी चीज़ से रिलेट करते हुए हम लोग आगे उस पॉइंट को जोड़ेंगे। इट इज़ कंसिडर्ड दैट द ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू नॉलेज, या कंसिडर किया जाता है कि जो हमारा ओल्ड नॉलेज है, पुराना ज्ञान है बच्चे का, वही फाउंडेशन बनता है नए नॉलेज के लिए।
आगे है प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। सिंपल सी बातें हैं, वही सारी बातें हैं कि प्रीवियस नॉलेज हेल्प करती हैं उनको नए तरीके सीखने में। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर कहा गया कि साधारण से कठिन की ओर, सिंपल से कठिन की ओर। देखिए, फर्स्ट सिंपल थिंग शुड बी टॉट देन द कॉम्प्लेक्स थिंग, यानी कि पहले आप उनको आसान बातें बताइए, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बताइए। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया। अगला है हमारा साधारण से जटिल की ओर। नॉलेज ऑफ अ सिंपल थिंग्स इनकरेज द लर्नर सो डैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स थिंग। जो नॉलेज होती है सिंपल थिंग की, जब बच्चा आसानी से सिंपल थिंग को समझ जाता है तो वो इनकरेज होता है लर्नर, जिससे कि वो आसानी से जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको भी सीख पाता है। तो उम्मीद है सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, थिंग शुड बी टॉट विद द हेल्प ऑफ द कंक्रीट ऑब्जेक्ट। जो थोड़ा सा बहुत बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके उसको बताइए। इट्स लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड, जिससे क्या है ना, बच्चे के दिमाग में वो बात रहती है लॉन्ग पीरियड तक। आगे चलते हैं। ये मैक्सिमम क्या रिपीट हो गया, सॉरी फॉर द रिपीटेशन। अगला है हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसकी बात करते हैं। CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट शुड बी ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस थ्रू आउट द ईयर शुड द होलिस्टिक असेस द चाइल्ड। मतलब यहाँ पर कहा गया जो असेसमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब पूरे साल चलता है, थ्रू आउट द ईयर, और शुड बी होलिस्टिक, और पूरा मतलब उसका बच्चे का देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई में कैसा है, बच्चा खेल कूद में कैसा है, बच्चा डांसिंग में कैसा है, बच्चा सिंगिंग में कैसा है, सारी बातों को जानना ही असेसमेंट कहलाता है। ये कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब ऑल एस्पेक्ट में होता है, यानी कि सभी एस्पेक्ट में होता है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। बच्चा खेल कूद में कैसा है, बच्चा सिंगिंग में कैसा है, सारी बातों का असेसमेंट किया जाता है। अगला है इन होलिस्टिक मैनर। पहला हमारा सोशलिस्टिक, दूसरा है को सोलेस्टिक, सॉरी तो इसके अंदर आता है हमारा करिकुलर एरिया, और इसके अंदर आती है हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया, जिसमें हम देखिए यहाँ पर जाते हैं एकेडमिक चीज़ें, और यहाँ पर आ जाती हैं हमारी जैसे कि खेल कूद और अन्य चीज़ों के बारे में भी कवरेज होती है। तो इसी को बोल देते हैं हम लोग होलिस्टिक मैनर में पूरी कवरेज होना। इट शुड इंक्लूड द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैप। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों चीज़ों का ही इंक्लूड होता है इसके अंदर। आगे चलते हैं। अगला है असेसमेंट। असेसमेंट सिंपल सी बात है, एक लाइन में समझते हैं। वी सी हाउ द चिल्ड्रन लर्न्स एंड गिव हिम या फिर हर द अप्रोप्रिएट फीडबैक। मतलब हम बच्चे को देखते हैं कि क्या उसने सीखा है और उसके हिसाब से फीडबैक देते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? इट मेजर द आउटकम इन द परसेंटेज एंड नंबर। मतलब जब हम किसी चीज़ को नंबर या परसेंटेज में उनका आउटकम निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट। इवेल्युएशन क्या होता है? इवेल्युएशन के अंदर ये दोनों ही बातें आ जाती हैं, असेसमेंट प्लस मेजरमेंट, यानी कि इट बोथ इंक्लूड, असेसमेंट भी और मेजरमेंट भी। परसेंटेज में भी जाएगा और बच्चा क्या सीख पा रहा है इसके लिए फीडबैक दे रहे हैं, तो वो दोनों ही बातें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग इवैल्यूएशन, ध्यान रखना। अगला है हमारा पॉइंट अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? थ्रू एन अचीवमेंट टेस्ट वी मेजर द स्किल एंड नॉलेज लर्न। मतलब अचीवमेंट टेस्ट के जरिए हम मेजर करते हैं और उसके नॉलेज के बारे में इन द ग्रेड अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव। ग्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें मतलब ग्रेडिंग करते हैं और बच्चे के बारे में जानते हैं कि उसने क्या सीखा टेस्ट वगैरह लेने के बाद, जिससे कि उसकी नॉलेज का पता चल सके। उसके अचीवमेंट टेस्ट से हम उसके स्किल के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि हमारा है एप्टीट्यूड टेस्ट। आ टेस्ट यूज टू डिटरमिन इन एन इंडिविजुअल स्किल टू सक्सीड इन अ गिवन फील्ड। मतलब जब किसी गिवन फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, तो बच्चा कितना मतलब डेवलप हो पाया, कितना वो स्किल को सीख पाया है, सक्सेस हुआ है स्किल को सीखने में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं। अगला है हमारा जो कि अगला पॉइंट है हमारा डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सॉरी। तो इसमें समझते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। टेस्ट टू नो द गैप इन द प्रोसेस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग। मतलब सिंपल बात है, डायग्नोज करने का मतलब ही यही होता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम लोग डायग्नोज करते हैं कि बच्चा कहाँ पर सीखने में गैप कर रहा है। टेस्ट टू नो द गैप इन द प्रोसेस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग, मतलब बच्चा किस बात को समझने में कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हम उसको डायग्नोज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग? रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो उसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग, रीटीचिंग और रिमूविंग द गैप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो गैप आ रहा था, हम लोग प्रॉब्लम जान चुके थे, उस प्रॉब्लम को हम लोग कम आउट करेंगे, मतलब उसको बाहर करेंगे और बच्चे को किसी और तरीके से सिखाएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को कोई बात बताई गई और उसकी समझ में उस तरीके से नहीं आ रही, तो हम लोग उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे, किसी और तरीके से बताएंगे। तो वही हुआ गैप को फुलफिल करना। इसी को बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। पहले डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद में उसको ठीक करेंगे। ठीक है। नोट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि रेमेडियल टीचिंग हमेशा जो है डायग्नोजिंग टीचिंग के बाद ही होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही होते हैं। पहले पता तो लगाओगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसके बाद ही तो उस दिक्कत को ठीक करोगे। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। अगला है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं यहाँ पर। पहला है हमारा विजुअल एड, यानी कि चार्ट हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ये सारे विजुअल एड के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा ऑडियो एड्स, यानी कि रेडियो वगैरह होते हैं, ये ऑडियो एड आते हैं सुनने वाले।
अगला है ऑडियो विजुअल एड, दोनों में ही आते हैं, ये टेलीविज़न होता है हमारे। और एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स, जो कि फील्ड ट्रिप्स वगैरह हो जाते हैं तो ये हमारे आ जाते हैं एक्टिविटीज़ सेंटर्ड एड्स। तो ये सारी बातें हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर द यूज टू मेक द टीचिंग लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग, मतलब टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। नेचुरल एंड इफेक्टिव प्रोसेस, इंटरेस्टिंग, नेचुरल एंड इफेक्टिव प्रोसेस। इट इंक्रीज द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, ये इंक्रीज करता है, लर्नर्स को मोटिवेट करता है। मान लीजिए बच्चों को आप टीवी पे कोई चीज़ दिखाएंगे, समझाएंगे तो काफ़ी मोटिवेट करता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। अगला हमारा पहला जो था टेक्स्ट बुक वगैरह, उसको समझ लेते हैं इसमें क्या क्या कैसी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक इज़ अ वन ऑफ द सोर्स अवेलेबल इन द क्लासरूम बट नॉट द ओनली सोर्स। एग्जाम में कई बार ये बात पूछी गई है कि क्या ओनली सोर्स होता है टेक्स्ट बुक, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बात ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है। टेक्स्ट बुक इज़ द वन सोर्स ऑफ अवेलेबल इन द क्लासरूम, एक सोर्स है जो कि अवेलेबल है क्लासरूम में, बट इज़ द नॉट ओनली सोर्स, ध्यान रखना। तो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, बहुत ही आसान होनी चाहिए, लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। और दूसरी बात है कि टेक्स्ट बुक को अवॉइड करना चाहिए टेक्निकल लैंग्वेज को, और मतलब पिक्चर वगैरह का यूज़ करें ताकि बच्चा आराम से समझ सके और थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाए। थ्री लैंग्वेज फार्मूला, यहाँ पर समझते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज फर्स्ट डिस्कस इन द कोठारी कमीशन 1964 से 1966 के टाइम पर पहली बार कोठारी कमीशन ने इस लैंग्वेज फार्मूले का जिक्र किया था। समझते हैं इसमें क्या होता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला। देखिए ध्यान से समझिए, पहली लैंग्वेज है जिसमें कहा जाता है कि भारत में जो बच्चे हैं उनको 3 लैंग्वेज सिखाई जाएंगी। पहली लैंग्वेज कौन सी है, इट विल बी द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, या हमारी मातृभाषा होगी या फिर हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी। तो फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर कौन सी भाषा आएंगी, या तो हमारी मातृभाषा होगी या हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी, ध्यान रखना इसको। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, टारगेटेड लैंग्वेज, जो कि हमारी आमतौर पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में कौन सी होती है, या तो कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी या फिर इंग्लिश होती है, ध्यान रखना इसको। मेजरली इंग्लिश ही होती है, तो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश हम लोग सीखते हैं, हिंदी हार्टलैंड वाले लोग। इंग्लिश की बात की जाए, इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट इज़ विल बी हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब जहाँ पर जैसे साउथ के स्टेट है वहाँ पर हिंदी भी हो सकती है या फिर इंग्लिश भी हो सकती है, तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती है, तो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर वो होती हैं। और थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती हैं, मतलब थर्ड लैंग्वेज में हम लोग वो भाषाएं सिखाते हैं जो कि पहली और दूसरी में नहीं होती हैं। पहली तो हमारी रीजनल लैंग्वेज हो गई या हमारी मदर टंग हो गई यानी कि मातृभाषा हो गई, उसके बाद दूसरी में हम लोग टारगेटेड लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए आमतौर पर इंग्लिश हमने सीख ली, तो उसके बाद इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके तीसरी लैंग्वेज सिखाई जाएगी जो कि इंडियन ही होगी। इट विल बी इंग्लिश और द मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी एक मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है तीसरी भाषा, उन दोनों को छोड़ करके। तो उम्मीद है बात समझ के होंगे। पहली वाली में क्या हो जाएगा, हमारी मदर टंग, दूसरी वाली में टारगेटेड लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, तीसरी वाली में इन दोनों को छोड़ करके कोई भी तीसरी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आगे चलते हैं, अगला है हमारा इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है और क्या इसका पर्पज। द पर्पज ऑफ द इंटेंसिव रीडिंग इज़ फॉर द स्पेसिफिक डिटेल, किसी भी स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ना जब हमें होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। ये पॉसिबल है क्लासरूम में। एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व द लर्नर रीडिंग फॉर द एन्जॉयमेंट, ये सिर्फ बच्चों के एन्जॉयमेंट के लिए ही मतलब पढ़ाई जाती है। आउटसाइड द क्लासरूम इज द मोस्ट केसेस, मतलब ये बाहर, मतलब क्लासरूम के बाहर ही आमतौर पर होती है, एन्जॉयमेंट के लिए होती है। अगला हमारा साइट वर्ड। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, साइट वर्ड्स आर द वर्ड डैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अवर रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि आमतौर पर हमारे रीडिंग और राइटिंग में बार बार रिपीट हुआ करते हैं, उन्हीं को हम लोग बार बार आया करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं साइड वर्ड, जैसे कि लुक हो गया, लॉन्ग हो गया, इस तरीके के सारे वर्ड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ द समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड दैट यू आर लुकिंग फॉर। मान लीजिए आप डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं या फिर आप टेलीफोन डायरी में कोई नंबर निकाल रहे हैं, तो आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को पढ़ते हैं और जहाँ पर आपको चाहिए होता है यू लुक फॉर अंटिल फाइंड, मतलब सिंपल सी बात है, आप बहुत तेज़ी से हर पार्ट को पढ़ रहे होते हैं जब तक आपको वो पार्ट मिल नहीं जाता है। जैसे कि टेलीफोन डायरी में आप नंबर ढूंढ रहे हैं तो जो नंबर आपको चाहिए वहाँ पर आपका हाथ जा करके रुकेगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको स्कैनिंग, यानी कि आप स्कैन कर रहे हैं उसमें से किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। स्कैनिंग इज अ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक डिटेल, किसी स्पेसिफिक डिटेल को फाइंड करने के लिए हम जब बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं तब उसी को बोलते हैं स्कैनिंग। फाइंडिंग अ वर्ड इन द डिक्शनरी एग्जाम्पल हो गया इसका। अगला है हमारा स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है, स्किमिंग इज़ अ रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी बुक की समरी पढ़ते हैं, हमें सिर्फ ओवरव्यू चाहिए होता है तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, स्किमिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है, स्किमिंग के जरिए पढ़ते हैं। लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, लेक्सिकल वर्ड आर आल्सो नोन एज कंटेक्ट वर्ड, दे यानी कि लेक्सिकल वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनकी अपनी एक मीनिंग होती है, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग, जैसे कि वाटर हुआ, किड हुआ, स्कूल हुआ, इनको अलग अलग करेंगे इनके वर्डों को तो कोई मतलब नहीं बनता, इनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल वर्ड। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव पेयर आ जाता है हमारा या फिर मिनिमल पेयर, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पेयर क्या होता है। देखिए
A pair of a word is a pair of words that are the same except for the contracting लेटर। यहाँ पर बात होती है कि मतलब लेटर लगभग सेम ही होगा और उसमें बस थोड़ा सा फ़र्क होगा, जैसे कि टेप का टेप हो जाएगा और टीम का डीम हो जाएगा, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव पेयर हो जाएंगे। बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, एक आधे यहाँ पर के की जगह पर पी आ गया है, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, टीम में डीम हो गया। प्रोनाउंसिएशन में सेम होंगे, लगभग स्पेलिंग में सेम होंगे, थोड़ा सा बदलाव होगा। इंटोनेशन क्या होता है? इंटोनेशन होता है जब हमारे वेरिएशन इन द टोन या फिर पिच, मतलब जब हम बोल रहे होते हैं और किसी वर्ड पर बहुत जोर देके बोलते हैं, जैसे हम कहें वेरी, मतलब जोर लगा करके किसी बात को आप कहते हैं, कहीं पर आपकी टोन ऊंची हो जाती है, कहीं पर नीचे, यानी कि राइज और फॉल, टोन में उतार और चढ़ाव, तो यहाँ पर हो जाता है इंटोनेशन, ध्यान रखना। अगला हमारा है साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्या साउंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में? देखिए, साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फोनेम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टोटल साउंड होते कितने हैं? 44 होते हैं। कितने? 44 साउंड होते हैं टोटल, जिसमें से 20 होते हैं हमारे वॉवेल के साउंड्स और 24 होते हैं हमारे कंसोनेंट के साउंड। कितने होते हैं? 44 टोटल साउंड होते हैं, जिसमें से 20 वॉवेल के साउंड होते हैं और 24 किसके होते हैं? कंसोनेंट के। अगला है जो कि प्रोड्यूस होते हैं, 26 लेटर हैं, आपको पता ही होगा इंग्लिश में, A to Z। नंबर्स ऑफ द वॉवेल साउंड जो कि होते हैं वो 20 होते हैं बल्कि, और जो वॉवेल होते हैं कितने, ये तो आपको पता ही होता है कि वॉवेल कितने होते हैं, ए ओ यू। नंबर ऑफ द कंसोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं? 24 हैं, और नंबर ऑफ द कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे हमारा डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? देखिए, अ साउंड फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वॉवेल। जब भी कोई साउंड दो वॉवेल से मिलकर के बनता है एक सिंगल सिलेबल में, तो वही साउंड हमारा क्या कहलाता है? डिप्थोंग कहलाता है। जैसे कि हमारे कॉइन्स हो गया, लाउड हो गया, कॉइन, ओ आई, फिर ओ यू, फिर आई ई, तो ये सारी क्या है? वॉवेल्स हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं डिप्थोंग। यहाँ पर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल्स, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा आर्टिकुलेटर। ये क्या होता है? एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक प्लेस पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच। कोई भी वोकल ऑर्गन जो कि पार्टिसिपेट करता है, टेक करता है, पार्ट लेता है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड में। अगला हमारा है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ अ रूल्स और स्ट्रक्चर। जब हम किसी रूल्स और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके की सारी बातें होती हैं, तो उनको बोलते हैं लोग सिंटेक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग्स। दोनों का मतलब ध्यान रखना, सिमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग्स या फिर सेंस, ध्यान रखना, किसकी रीडिंग करना? मीनिंग की स्टडी करना। फोनेम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, चा पा था, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यही होती है, इसको बाद में वर्ड को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट यही होती है टूटने के बाद। मॉर्फिन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। मॉर्फिन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। यहाँ पर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, फोनीम और मॉर्फिम, ध्यान रखना है इसको। आगे चलते हैं, होमोग्राफ की बात करते हैं। होमोग्राफ क्या होता है? अ होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट शेयर द सेम रिटन फॉर्म एज अनोदर बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि होमोफोन्स में आपको वर्ड जो है स्पेलिंग बिल्कुल सेम लगेगी, प्रोनाउंसिएशन साउंड कैन बी सेम और नॉट, मतलब प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, बट उनकी जो है मीनिंग डिफरेंट, मतलब जो स्पेलिंग्स है वो सेम ही होंगी, रिटन होंगी, एक जैसे ही लिखे जाएंगे, लेकिन उनका जो सेंस होगा, मतलब उनका जो अर्थ होगा, उनकी जो मीनिंग होगी वो क्या होगी? अलग होगी। तो यहाँ पर एक्लेट है, क्लीट है, दोनों का अंतर हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकता है, कभी कभी अलग हो सकता है, लेकिन जो उनका लिखने का तरीका होगा रिटन सेम एज फॉर्म। अगला है होमोफोन्स की बात करते हैं। होमोफोन्स में क्या खास बात है? होमोफोन्स इज द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस इन द सेम एज द अनदर वर्ड। दोनों सेम सेम जैसे प्रोनाउंस होंगे, लेकिन उन दोनों की मीनिंग अलग होगी, उन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होगी। जैसे इसको भी टू ही पढ़ेंगे और इसको भी टू ही पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो होमोफोन्स में स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं, ध्यान रखना इस बात को, लेकिन साउंड सेम होते हैं। उसमें क्या था? स्पेलिंग सेम सेम थी, लेकिन साउंड अलग हो सकते थे, लेकिन मीनिंग अलग अलग थी। यहाँ पर क्या है? होमोनिम। होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस लाइक द अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है देखने में सेम लग सकते हैं, होमोफोन इज अ वर्ड इज अ स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस लाइक द अनदर वर्ड, एक दूसरे के जैसे जो है मतलब प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, तो उनको बोलते हैं होमोनिम, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है पैराफ्रेजिंग, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, अपनी भाषा में किसी बात को लिखना, उसी को कहते हैं पैराफ्रेजिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? इन द प्रैक्टिस ऑफ अ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म, तो उसको बोलते हैं टेकिंग अ नोट या फिर लेक्चर, ठीक है। किसी से नोट्स ले लेना, मतलब लेक्चर है, मान लीजिए अभी मैं आपको वीडियो दे दूँ तो ये नोट्स लेना हो जाएगा, तो नोट टेकिंग हो गया। और नोट मेकिंग की अलग प्रोसेस होती है। टिप्स ऑफ नोट मेकिंग, ये देखिए यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई चीज़ को लिखते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है इनको लिखना है, आपने क्या किया? उसको LSRW में लिख लिया, तो ये आपकी अपनी लैंग्वेज हो गई ना, इसमें आपने लिख लिया, आपको समझ आ जाएगा LSRW, तो ये क्या हो जाएंगे? राइट ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यूज़ करिए फ्रेजेस वर्ड का, और फॉर्म एक पैटर्न एंड ग्रामेटिकल फॉर्म या फिर फ्लो चार्ट वगैरह बना करके भी आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये क्या है? टिप्स हैं।
आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है पेडागॉजी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की हैं। अगर कुछ छूट भी जाता है तो बताइएगा, जरूर कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।